वाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे पेपर लीक पर सवाल, सड़कों पर बवाल की। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले बेरोजगार युवाओं के सपने नकल माफिया चकनाचूर करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से लगातार मामले सामने आ चुके हैं और लगातार भर्ती परीक्षा सवालों के कटघरे में खड़ी रही है। ऐसा ही 21 सितंबर को आयोजित हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर को लेकर हुआ है। यूके SSSC का एग्जाम रविवार की सुबह 11 बजे प्रदेश के 445 केंद्रों में आयोजित हुआ, लेकिन परीक्षा शुरू होने के करीब आधे घंटे बाद ही 11:35 पर पेपर का एक सेट लीक हो गया। इस पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन गणेश शंकर मर्तोलिया ने पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रश्न पत्र से जुड़े पहले 3 पन्ने बाहर आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये पन्ने बाहर आए कैसे। बता दें कि बीते दिन ही STF ने कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह रावत और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को देहरादून से गिरफ्तार किया था। हाकम सिंह रावत पहले भी कई बड़े पेपर लीक मामलों में शामिल रहा है। 2021 की स्नातक स्तरीय परीक्षा, वन दरोगा भर्ती और सचिवालय रक्षक भर्ती में उसका नाम सामने आया था। सरकार की कमजोर पैरवी से जमानत पर रिहा होने के बावजूद उसका नेटवर्क सक्रिय रहा। प्रदेश में नकल कराने और पेपर बेचने का सबसे बड़ा आरोपी जेल से छूटकर आ भी गया और फिर पेपर बेचने के धंधे में लग गया। पेपर लीक की खबर से अभ्यर्थियों में गुस्सा है। अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नकल माफिया और प्रशासन की लापरवाही उनका भविष्य बर्बाद कर रही है, जिसके चलते उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज 22 सितंबर को देहरादून में बड़े आंदोलन का ऐलान किया था, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश भर के युवाओं को देहरादून आने की अपील की है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देहरादून के कई स्थानों पर मजिस्ट्रेट ने धारा 163 BNS लागू कर दी और साथ ही बड़े विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। आज इसी पर होगी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त नकल विरोधी कानून के तहत बीते दिन उत्तराखंड पुलिस और STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकल माफिया हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभ्यर्थियों को परीक्षा के पास कराने का झांसा देकर लाखों रुपए की मांग करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी अभ्यर्थियों को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में सफलता दिलाने का प्रलोभन देकर 12 से 15 लाख रुपए तक की मांग कर रहे थे। योजना यह थी कि यदि परीक्षार्थी खुद चयनित हो जाते हैं तो आरोपी रकम हड़प लेते और असफल होने की स्थिति में भविष्य की परीक्षाओं में पैसे एडजस्ट करने का बहाना बनाकर अभ्यर्थियों को अपने झांसे में रख लेते थे। देहरादून पुलिस और STF ने संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी और इसी दौरान सूचना मिली कि परीक्षा में धोखाधड़ी करने के लिए गिरोह सक्रिय है। जांच में सामने आया कि पंकज गौड़ हाकम सिंह के संपर्क में है और अभ्यर्थियों से पैसे की मांग कर रहा है। इस आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को पटेल नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। STF SSP नवनीत सिंह भुलकर ने देहरादून पुलिस द्वारा यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में नकल गिरोह के सरगना हाकम सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किए जाने पर कहा, मुख्यमंत्री द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून पारित करने के बाद से STF जिला पुलिस और साइबर पुलिस हर परीक्षा से पहले लगातार निगरानी कर रही है। 2 दिन पहले जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्तियों ने कुछ अभ्यर्थियों से संपर्क कर उन्हें कुछ पैसे के बदले परीक्षा में पास कराने का प्रलोभन दिया था। जांच के दौरान पंकज गौड़ को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कुल 6 छात्रों से उन्होंने संपर्क किया था और उनसे 12 से 15 लाख रुपए मांगे थे। पंकज गौड़ हाकम सिंह के संपर्क में था। हाकम सिंह से भी पूछताछ की गई है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों के खिलाफ सबूत और रिकॉर्डिंग मिली है। यूके SSSC के एक पत्र को भी जांच में शामिल किया गया था। इसके अलावा STF उन सभी आरोपियों के ठिकानों की जांच कर रही है जो पूर्व में ऐसे मामलों में प्रकाश में आए थे या जेल गए थे और उनसे कई जिलों में पूछताछ भी की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि मोबाइल पर क्या बात हुई, माफिया व अभ्यर्थियों के वॉइस रिकॉर्डिंग। वो सर मेरा तो है ना एग्जाम है अभी 21 तारीख को ना। हाँ पता है, तो आप डायरेक्टली उसमें कॉल करो ना यार। एकदम आप कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मैं व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ आपको, ये गलत है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो मैंने पूछ लिया, क्या पता
आप जब भी ऐसा होता है तो आप मैसेज डाल दिया करो सर, अर्जेंट कॉल भी, तो मैं अब व्हाट्सएप कॉल कर दिया करो। तो अभी टाइम हो गया ना पेपर देते देते, पिछली बार भी नहीं हो पाया मेरा तनिक सहायक में ना। कितने नंबर से रहे? उसमें तो 3 नंबर से रह गया था मेरा। पक्का? और अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में? अभी मतलब तैयारी कोचिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ अभी तो तैयारी है। कभी शायद में 3 नंबर से रहे थे। 3 नंबर से रह गया था मैं, तो भी बोल रहा यार था। इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है इसमें, मैंने बोला तो था। अच्छा कम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर रहे हैं। अच्छा चलो तो फिर है ना? हाँ कम लोगों को लेंगे, ज्यादा पैसे खाते, ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए? अच्छा पहले तो ये काम 12 में होता था, हाँ लेकिन अब बढ़ा दिया ना। अब ये है कि लड़के ज्यादा नहीं भरने, 2 4 5 भरने हैं बस। अच्छा उसके नज़दीक है, अगर वो जैसे हमको मिलता है, हम लोग लगे मतलब उसके सारे एंगल पर अगर वो मिलता है तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसने मदद की, चाहे वो जैमर वाल ने मदद की या किसी टीचर ने मदद की या किसी ने मदद की, तो वो चीज़ें फिर आसान हो जाएंगी हमारे लिए। अगर वो आदमी अगर हमको मिल जाता है, जिसने फ़ोटो खींची और क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, उसने आगे कहाँ लिखा, वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। हम लगे हैं इसी में और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारी कोशिश होगी हम रात में ही उस केस तक पहुँचें और इस चीज़ों का पटापेक्ष हो। और जिस स्तर पर भी, वो चाहे पुलिस के फ्रिस्किंग को लेकर के हो या फिर हमारे जैमर को लेकर के हो, जो हमारे फ़ोन हम जैम कर देते हैं। किया गया है। इस संबंध में पटेल नगर कोतवाली देहरादून जनपद में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें इन दोनों के द्वारा कुल 6 छात्रों से बातचीत की गई और अभी किसी भी छात्र द्वारा इनको पैसा नहीं दिया गया और इनके द्वारा ये एक तरीके से प्रयास किया गया इस एग्जाम की शुचिता को भंग करने का। और इसमें ना तो इनके पास कोई सोर्स था और ये इनका प्लान ये था कि हम पैसे ले लेंगे और अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो पैसे रख लेंगे, नहीं तो इनके लौटा देंगे, नहीं तो किसी अगले एग्जाम के लिए कमिट कर देंगे। जो कल ये एग्जाम होने वाला है इसकी शुचिता गोपनीयता बिल्कुल इंटैक्ट है, इंटीग्रिटी बिल्कुल इंटैक्ट है और इसमें ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये प्रयास किया गया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल का एग्जाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और इसमें ये जो प्रयास किया गया, इन लोगों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ केस लिखा गया। इसके अतिरिक्त जो पहले भी इस प्रकार के प्रकरण में जो लोग प्रकाश में आए हैं या जेल गए हैं, उन सारे लोगों को राउंड अप करके आज पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी काफी सारे सस्पेक्ट को थाने चौकियों पे बुला के एसटीएफ द्वारा, जनपद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। हो रहा है और आप देखेंगे कल एक पेपर हमने 11:35 पर पूरे प्रदेश के युवाओं के समक्ष रख दिया था। हम ये मांग कर रहे हैं कि ये पेपर जो है और अगर किसी सेंटर में और गया है तो उसकी जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। निष्पक्षता से आप जांच कीजिए। इस पेपर की गोपनीयता भंग हो चुकी है। उस पेपर की अगर पेपर की गोपनीयता भंग है तो इस परीक्षा को आप दोबारा करवाना पड़ेगा। आयोग के अधिकारियों की भी जांच जरूरी है। जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, युवा संतुष्ट नहीं होगा। वहीं इस मामले पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आपको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने राज्य के आयोजित UKSSC की स्नातक स्तरीय पटवारी भर्ती परीक्षा में एक बार फिर सामने आए पेपर लीक मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये वर्षों से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ धामी सरकार का एक और बड़ा धोखा है। करण महारा ने कहा कि धामी सरकार ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 जारी कर इसे देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बताया था। सरकार ने दावा किया था कि युवाओं के हितों के रक्षा के लिए वह नकल माफियाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकते हुए पारदर्शी भर्तियां सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा था कि तब धामी सरकार ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज धामी सरकार के सभी दावे खोखले और जुमले साबित हो रहे हैं। बीजेपी के अपने ही पूर्व नेता के UKSSC पेपर लीक के आरोपी को फिर से गिरफ्तार करना पड़ा है। कांग्रेस ने पहले ही आशंका जताई थी कि सरकार पूरे प्रकरण में बड़े नेताओं और उच्च अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। आज फिर साबित हो गया कि पेपर लीक माफिया आज भी प्रदेश में सक्रिय हैं और धामी सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। आज SSC भर्ती घोटाला एक बार फिर से हवाओं में गूंज रहा है। उत्तराखंड में ये शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में दोबारा हो गई।
बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह इसमें फिर से एक बार मुख्य आरोपी हैं। 2021 में हाकम सिंह SSSC भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी थे। 13 महीने की जेल के बाद ये फिर छूट गए। अगर सरकार ने समय रहते सही से दंडित कराया होता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती, तो निश्चित ही आज दोबारा ये हरकत करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। आज जैसे ही SSSC पेपर शुरू हुआ, वैसे ही एक युवा वर्ग ने सामने आकर पेपर लीक होने के सबूत पेश कर दिए और सरकार सदमे में है कि पेपर को जारी रखा जाए या इसे कैंसिल किया जाए। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने शुरू से ही, जब से धामी ने ये सुखबा फेंका था कि हमने सख्त नकल विधेयक बना दिया था, हम तब से ही कह रहे थे कि ये विधेयक के बारे में पहले से भी हमारे पास कानून है, लेकिन उसको सिर्फ सख्ताई से लागू करने का होना चाहिए था। लेकिन धामी जी ने इसको जनता को ये गुमराह करके इसके नियम तो सख्त बना दिए, लेकिन जो उसमें कार्रवाई कर रहे थे उनके अपने आदमी, उनको अभी भी कार्य करने दिया और उनको जेलों में जाने से उनको बचाने की कोशिश की। और इसी का नतीजा है कि लगातार नकल विधेयक के जो धज्जियाँ उड़ती चली गई और उत्तराखंड में पीछे 2-3 सालों से जो नकल माफिया था वो लगातार सक्रिय थे। और उसी का एक नमूना आपके सामने कल सामने आया कि जो हाकम सिंह, जिसे शुरू से जेल में होना चाहिए था, जिसको उस नकल विधेयक के तहत में दंडित होना चाहिए था, वो सरेआम बीजेपी के साथ घूम रहा था। क्या स्टैंड है? देखिए, उत्तराखंड सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हर हाल में युवाओं के साथ हैं, बेरोजगार युवाओं के साथ हैं। बेरोजगारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और पारदर्शी परीक्षा प्रदेश के अंदर हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा देश का सबसे कठोरतम नकल कानून प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। और इसके तहत सैकड़ों लोगों को जो नकल में कहीं न कहीं किसी प्रकार से इन्वॉल्व होते थे, नकल कराने में या सरकारी नौकरी बेचने का काम करते थे, ऐसे लोगों को, सैकड़ों लोगों को जेल में डालने का भी काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि रविवार को बेरोजगार संघ ने प्रेस वार्ता की थी। बेरोजगार संघ ने रविवार को हुए UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर के लीक होने का आरोप लगाया था। बेरोजगार संघ की मांग है कि रविवार को होने वाला UKSSC का पेपर रद्द होना चाहिए। इसके लिए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने CM धामी और UKSSC के अध्यक्ष से मुलाकात भी की थी, लेकिन पेपर रद्द नहीं हुआ। बॉबी पावर ने आरोप लगाया कि पुलिस की नजर नकल माफिया हाकम सिंह पर क्यों नहीं थी, हाकम सिंह ने कैसे दोबारा पेपर लीक करवा दिया। वैसे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पावर के आरोपों का देर रात देहरादून SSP अजय सिंह और UKSSC के अध्यक्ष GS मृतोलिया ने प्रेस वार्ता की और पूरा मामले की जानकारी दी। अब सभी राजनीतिक दल पेपर लीक प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध में नजर आ रहे हैं। सवाल अब इस बात को लेकर उठता है कि प्रदेश में धामी सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून आने के बाद भी नकल माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं, तो प्रदेश में नव युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से होगी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। राजेश्वर पैन्यूली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में केंद्रीय महामंत्री UKD की ओर से देवचंद उत्तराखंडी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। राजेश्वर पैन्यूली जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। राजेश्वर जी, एक तो बेरोजगारी का दर पहले ही क्या है प्रदेश में आपको पता ही होगा, मुझे लगता है उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत मेहनत करके अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, लेकिन एक तरफ पेपर लीक माफियाओं पर सख्त एक्शन का दावा भी सरकार करती है और दूसरी ओर लगातार ऐसे मामले भी सामने आते ही जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के गुस्से का कौन जिम्मेदार है भला, या उनके साथ हो रहे इन चीजों का जिम्मेदार कौन है? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। और सारे बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आपके दर्शकों को जहां तक की बात, देखिए बात बड़ी दुखद है। अगर वास्तव में ऐसा कोई पेपर लीक हुआ है, वास्तव में ऐसी जमीनी हकीकत अगर ये होती है, इंक्वायरी के बाद ये निकल के आता है कि पेपर लीक हुआ है, वास्तव में का मतलब क्या है राजेश्वर जी? मैं समझी नहीं। वास्तव में का मतलब ये जो युवा जो अभ्यर्थी सामने आई, ये क्या था?
देखिए अभी तक तो कोई ऑफिशियल तो कोई स्टेटमेंट है नहीं जिसमें कहा गया हो कि है, जो पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटमेंट तो ये आ रहा है पेपर से 3 घंटे पहले 3 पन्ने भी अगर लीक हो जाते हैं या किसी के भी पास XYZ आ जाते हैं, उसको पेपर लीक ही माना जाएगा या कुछ और? देखिए मुझे 2-3 चीजें के बाद जो हम कह रहे हैं कि पेपर 3 पेपर आए उसमें आ रहा है, हाँ। जो मैं आपके न्यूज चैनल से और दूसरे माध्यमों से ही देख रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। जब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं तो हम लोग उस पर कमेंट करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी और ठीक बात होगी। जो पेपर लीक की बात करते हैं कि मिस्टर खालिद की कोई सिस्टर्स हैं जो हरिद्वार से निकल करके पेपर लेकर के बाहर आ गई थी और जिसको टिहरी में किसी सुमन के पास भेजा गया और मिस्टर सुमन ने जो है 11:35 पे उसको सॉल्व करके वापस भेजा। तो अगर आप एक कहें कि एक आदमी ने कोई पर्टिकुलर एक आदमी ने कुछ पेपर ऐसा कर लिया और उसकी भी अभी जांच चल रही है कि वो फैक्चुअल बातें कर रहे हैं कि सिर्फ एक बातें मतलब सुनी सुनाई बातों पे एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। तो लेट दी जांच कंप्लीट होने दीजिए, फाइल ऑफ केसी आने दीजिए। और जहां तक धामी सरकार की बात करने की बात करते हैं, धामी सरकार ने पहले ही बड़ा सख्त कानून लेके आए और इससे पहले जो हाकम सिंह थे कोई भी एक्शन लेते या कोई भी चीज ढंग की करते तो जो ऑर्गेनाइज गैंग की बात हम करते हैं, जैसे हाकम सिंह के लिए माना जाता है कि ऑर्गेनाइज गैंग चलाते हैं, ऑर्गेनाइज गैंग की काम तरीके से काम करते हैं, हाँ। तो उन्हें उससे एक दिन पहले ही गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो एसटीएफ और जो सरकार की जो फोर्सेज हैं वो बड़ा लगातार एक्टिव हैं और लगातार क्या इतनी बात पे आपको सजाएं जो दी गई है, हम कोई छोड़ने वाले नहीं है किसी को अगर ऐसा कुछ होता है। एक दिन पहले की गिरफ्तारी से क्या नतीजा हुआ? एक बड़े पेपर लीक माफिया को आपकी सरकार ने ठीक पैरवी नहीं की। यही वजह तो है कि वो जमानत पर बाहर थे और यही वजह है कि अब देखिए फिर से पेपर लीक के मामले की चर्चा हो रही है। ये तो देखिए लोग अपना अपना परसेप्शन बनाते हैं। लॉ क्या कहता है? अपना परसेप्शन का क्या मतलब है राजेश्वर जी? आप मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बातें कर रहे हैं। विरोधी पार्टी ये अभ्यर्थी कुछ नहीं है, ये अभ्यर्थी जो परेशान है ये भी विरोधी हो गए आपके लिए, ये भी विरोधी हो गए। विरोधी तो कुछ बोल ही नहीं रहे अभी। विरोधी तो देखिए वो सारे लोग विरोधी हैं जो विरोध करने के नियत से बात कह रहे हैं। क्या बात है सर, बड़े शर्म की बात है कि आप ये बात कह रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। आज आप किस तरीके के जवाब दे रहे हैं? जो भी विरोध कर रहा है वो विरोधी हो गया। जो अभ्यर्थी कड़ी मेहनत करके क्या वो लोग हैं जो ये पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि ऐसे कौन से लॉ थे या ऐसे कौन से एविडेंसेस थे जिसको सरकार ने लीड नहीं किया किसी कोर्ट ऑफ लॉ में? अरे सर प्लीज राजेश्वर जी देखिए, ये XYZ सिचुएशन हैंडल करना आपका काम है। आप सरकार में बैठे तो आप ही जिम्मेदार होंगे ना, आपसे ही सवाल पूछेंगे ना। आप अभ्यर्थियों को कह रहे हैं विरोधी, आप विपक्षियों को क्यों जोड़ने लग जाते हैं? जो आम जनता विरोध कर रही है, जो अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, ये क्या है? आप इनको कंसिडर करते हैं? जो अभ्यर्थी सड़कों पर आकर आपके खिलाफ नारेबाजी करने लग जाते हैं, इनको आप कंसिडर करते हैं या नहीं करते? हम उनको बिल्कुल कंसीडर करते हैं, हम उनके साथ हैं और हम किसी को माफ करने नहीं जा रहे हैं। अगर किसी का भी आपके माफ करने ना करने से क्या उस अभ्यर्थी का वो 1 साल 2 साल वापस लौट आएगा जो लगातार तैयारी कर रहा था, जो इस उम्मीद में था कि परीक्षा के बाद शायद उसका चयन हो जाएगा, उसे नौकरी मिल जाएगी, बेरोजगारी उसकी खत्म हो जाएगी, उस परिवार का दर्द खत्म हो जाएगा? पेपर लीक माफियाओं पर सख्त एक्शन के नाम पर क्रेडिट लेना, तालियां बजवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पर सही तरीके से एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी होता है। सिर्फ क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होगा राजेश्वर जी। ठीक है, ठीक तरीके के क्या 2 एक्शन होते हैं, प्रिवेंटिव होता है, हमने प्रिवेंटिव एक्शन भी बड़ी सही तरीके से ले रखा है और पोस्ट एक्शन भी बड़ी सही तरीके से। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। आशीष सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, नकल माफिया लगातार युवाओं के सपनों पर हमला कहले बोल रहे हैं, लेकिन राजेश्वर जी के जवाब ने मुझे खुद हैरत में डाल दिया कि विरोध करने वाले सब विरोधी हो गए, चाहे वो आम जनता हो, विपक्षियों को आप विरोधी मान लीजिए, राजनीतिक दल के लोगों को विरोधी मान लीजिए, बहुत अच्छी बात है, स्वाभाविक है, सभी एक दूसरे के प्रति यही भावना रखते हैं, लेकिन कम से कम जनता को तो उस कैटेगरी में मत डालिए। देखिए, इनकी जो सरकार है वो हमारे दो की पॉलिसी पर चलती है। इनके दो यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और उनके दो यानी राज्य में प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री, और इनके दो ऊपर जो उद्योगपति हैं, प्लस जो, क्योंकि हर आदमी तो अदानी और अंबानी नहीं हो सकता, तो इन्होंने जो हाकम सिंह जैसे लोगों को संरक्षण दिया और वो जो पिलपिला कानून बनाया है, जिसे ये सख्त कानून बता रहे हैं, जिसमें शिकायतकर्ता को जेल भेजने का प्रावधान है। यदि कोई शिकायत करेगा तो उसी को जेल भेजेंगे, यही प्रावधान बना रखा है। इन्होंने नकल माफियाओं को बचाने का कानून बनाया। इस नकल माफिया कानून बनाने में, जिसमें बार बार जबरदस्ती
लोगों से सख्त कानून जुड़वाते हैं, वो सख्त कहाँ से है? वो सख्त कहीं नहीं है। हाकम सिंह पिछली बार जब पकड़े गए तो वहां के जिला पंचायत के अध्यक्ष ने उसे जिला पंचायत की चौकी पर पकड़ा। आज वो व्यक्ति भले ही की पार्टी में शामिल हो गया हो, लेकिन वो सच कभी भी मिट नहीं सकता। और जो जवाब इन्होंने दिया है पेन्युली जी ने, वास्तव में मेरे लिए तो क्योंकि आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि भाजपा के लोग हमेशा इसी तरह की बात करते हैं। वो चाहे कितनी बड़ी लूट, कितनी बड़ी चोरी, कितनी बड़ी डकैती और तो और चाहे पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमला भी करते, तब भी ये ऐसे कुतर्क करते हैं। वास्तव में इस थेथरई का हिंदुस्तान की जनता के पास, कांग्रेस पार्टी के पास या मीडिया के पास कोई जवाब नहीं है। पहले दर्जे की थेथरई, मतलब बिल्कुल कानून में आपने कानून बनाने की बात करी और बार बार उसका आगे सख्त भी लगाया। आपका वो पेपर लीक हो गया, आपके पुलिस कप्तान और संबंधित जो पेपर कराने वाली एजेंसी के जो ओनर हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी वहां बैठकर अपनी बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होगा तो भाई पेन्युली जी आपके पास क्या मजबूरी है? किस बात का डर है आपको बोलने में? क्या आप सच बोलने के आप कहें कि हाँ पेपर लीक हुआ है और हम जांच कराएंगे? आप बताइए, हिस्ट्री शीट लगाई जाती है किसी अपराधी की? एक अपराधी यदि एक ऐसे अपराध में दोबारा शामिल हो और वो जनता के लिए खतरा हो तो उसकी हिस्ट्री शीट लगाई जाती है। कहाँ लगी है वो हिस्ट्री शीट? अभी तक थाने में उसकी हिस्ट्री शीट कहाँ पर है? कहीं नहीं है। आपके पुलिस के अधिकारी खुद अपराधियों का संरक्षण करते हैं, वो अपराधियों के साथ बर्थडे भी मनाते हैं, अपराधियों के साथ व्यापारियों से वसूली भी करते हैं। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता भी नेपाल की और बांग्लादेश की तरह आपको घर से निकाल के मारे? तभी आपके समझ में आएगा कि आप प्रदेश के मुद्दों तक रहिए, आप प्रदेश के मुद्दों तक रहिए तो बेहतर होगा। नहीं, ये प्रदेश का ही मुद्दा है। वास्तव में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इससे लोग त्रस्त हैं। ये केवल एक शब्द नहीं है कि हमने एक फ्लो में बोल दिया। चलिए ठीक है आशीष, बिल्कुल मैं आपकी बात से यहाँ पर सहमत हूँ। लौटेंगे हम अपने और मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं देवचंद उत्तराखंडी जी के साथ में, केंद्रीय महामंत्री यूकेडी की ओर से हमारे साथ में है। कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका। देवचंद जी को सुनते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास में। देवचंद जी क्या कहना चाहेंगे सर, नकल माफियाओं का राज आकर कब प्रदेश में खत्म होगा? बेरोजगारी, पलायन, ये सारी चीजें प्रदेश के बहुत बड़े मुद्दे रहे जो प्रदेश के गठन या बनने के वक्त से ही लगातार बने हुए, लेकिन अब तक सरकारों ने इनके लिए कुछ भी बहुत खास नहीं किया। और बेरोजगारी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है अगर जो नौकरियों की बात है वो सही तरीके से चलती रहे। लेकिन नौकरियां कैसे मिलेंगी जब पेपर ही कैंसिल होते रहेंगे या लीक होते रहेंगे? जी सर बोलिए। गरिमा जी, सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से और मेरे स्वयं की तरफ से भी पूरी देशवासियों को शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं हैं। अब आपके प्रश्न पे आता हूँ। ये आज जो प्रकरण सामने आया ये तो बहुत दुखद है ही है, लेकिन इससे बड़ा दुखद गरिमा जी तब है कि जब ये सख्त नकल विधेयक बना था और जब उस पर थालियां और छातियां पीटी गई थी और जब यहाँ पर बीजेपी के जो लोग आए थे और उन्होंने इसकी बड़ी बड़ी भूमिका निभाई थी, और तब भी हमने ऑब्जेक्शन किया था। अगर पिछले 2-3 साल का डिबेट लें तो हमने कहा था कि नकल विधेयक बना दिया, लेकिन इस नकल विधेयक के जो परिणाम आने चाहिए थे वो सकारात्मक इसलिए नहीं आएंगे कि जो गैंग है, गैंग को आपने छोड़ दिया है। गैंग सिरफिरा नहीं है, गैंग आपके सिर पर फिर रहा है। ये हमने पहले ऑब्जेक्शन कर दिया था और आज वही हुआ। हमारे महामहिम हाकम, जिसको हमने हाकम का नाम लेते ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता, अगर मैं नाम भी गिनाऊं, और जो यहाँ पर प्रवक्ता आते थे उनको तो क्या मैं बताऊं, क्या क्या वो बक देते थे। पूरे हम लोगों को क्या क्या उपाधि हमको दे देते थे। और कभी कभी तो जिसके पक्ष में बोलो तो आप लोग, अभी आपने देखा पेन्युली जी ने भी हमको बोल दिया कि ये लोग विरोधी हैं। हम राज्य विरोधी नहीं है, हम इस उत्तराखंड के विरोधी नहीं है,
इस उत्तराखंड के लिए सरकार को सहयोग देने की बात कर रहे थे, लेकिन आपने उसमें काम नहीं किया। बार बार आपका जीरो टॉलरेंस की बात आती है, और मैं आपको किसी और डिबेट में मैंने ये बात रखी है कि उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस का मीनिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मीनिंग से अलग हो गया है। यहाँ पर यह है कि जब जब बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के संबंधित लोग अपराध करते रहेंगे तो टॉलरेंस तो रहेगा, लेकिन उससे कार्रवाई जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जीरो टॉलरेंस उनका ये था। अब आते हैं हाकम सिंह वाले केस में। ये बताओ, हाकम सिंह ने ये आप समझते हैं कि पिछले 2 साल से नहीं कर रहा है। मेरे को किसी चैनल में अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया था कि 25,000 नौकरियां हमारी लग गई हैं, और हमने वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से किया है। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, और बीजेपी के प्रवक्ता पैनल जी से निवेदन करता हूं कि आप श्वेत पत्र में उन 25,000 लोगों के नाम दें। अगर उसमें आपके 20,000 लोग आपके ना निकले, हाकिम सिंह के चेले ना निकले, तो मैं आपके सामने ही, मैं यहाँ पर आप जो कहेंगे, मैं आप तो आपकी पुलिस तो मुक्ति भी है, पर आप जो करेंगे मैं आपको ये करने के लिए स्वतंत्र करता हूँ। लेकिन कब शर्म आएगी? अब आज जब लोग सड़कों पे हैं तो आप ये समझने के लिए तैयार नहीं कि अभी नहीं बता सकते हम कि नकल के ये जो लीक हुआ है। अरे एक तरफ अध्यक्ष मटोलिया जी ने बोल दिया कि हाँ 3 पेपर हुए हैं, जब 3 हुए, 1 क्वेश्चन हुआ तभी लीक है, और 3 हुए तभी लीक है, और आप जो है सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अभी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया है, हम इसको नहीं मानते हैं। तो आप कब मानेंगे? जब खुलेआम सड़क में बच्चा नकल कर रहा होगा तब मानेंगे। कब मानेंगे पैनल जी, आप और आपकी बीजेपी? तो मैं गरिमा जी, बहुत दुखद है ये उत्तराखंड में तो रोजगार देने के नाम तो छोड़ो, रोजगार के नाम पर 500-500 1-1 हजार रुपए फीस भरने के बाद पिथौरागढ़ से कहां से देहरादून में 5-5 हजार की होटल में ठहरने के बाद अगर कोई बंदा पेपर दे करके और वो कुछ शाम को नकल विधेयक जैसे काम से निरस्त हो जाए तो उसकी आत्मा क्या बोलेगी? आप उत्तराखंड की जनता को छल क्यों कर रहे हो? चलिए, अब कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, देवचंद जी लौटेंगे आपके पास में, कुलदीप जी को भी सुन लेते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई है। कुलदीप जी, अभी सुन लिया आपने, आप थोड़ी देरी से जुड़े। राजेश्वर जी का कहना था कि कहाँ पेपर लीक हो गया, कौन सा पेपर लीक हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ राजेश्वर जी, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए विरोध करने वाले तो विरोधी हैं ही, लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं, देखिए विपक्षियों को विरोधी कह देना कई बार मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती, हालांकि वो भी मायने उसके भी अलग हैं, लेकिन चलिए ठीक है, राजनीतिक दलों को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ जाता है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए ये कहना या ये कह देना कि हम तो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हाकिम सिंह जो नाम सामने आ रहा है इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सरकार ने सख्त पैरवी नहीं की, शायद यही वजह है कि वो बाहर थे। और आज देखिए, अभी उत्तराखंडी जी बड़े बड़े दावे कर रहे थे हाकिम सिंह जी को लेकर कि अगर श्वेत पत्र या उसके माध्यम से चीजें आ जाएं तो बहुत कुछ अलग होंगी। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि नकल माफियाओं का राज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? देखिए, इस पूरे प्रकरण से जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा वर्ग है प्रदेश का, वो बेहद निराश है अपनी सरकार से, क्योंकि पिछले प्रकरण के बाद जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने, प्रदेश की मुखिया ने जो बड़े बड़े दावे किए थे और व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने की बात कही, और यह भी कहा कि हमने जो नकल कानून लेकर के आए हैं, नकल विधेयक लेकर आए हैं, वो भारत का सबसे मजबूत विधेयक है। ठीक है, लेकिन आपका विधेयक तो मजबूत हो गया, लेकिन वो व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रश्नों के चयन से लेकर के उनका संकलन, उनका सिलेक्शन, उनका प्रकाशन और उसके बाद उनका परीक्षा स्थल तक पहुंचना, जहां वो परीक्षार्थियों के हाथ में पहुंचने तक की जो एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, जो व्यवस्था होती है, वो कहीं से फुल प्रूफ नहीं हो पाई और नतीजा हमारे सामने है। ये इतना बड़ा हास्यास्पद बयान है ये कहना कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर ये पेपर लीक नहीं है तो पेपर लीक की परिभाषा क्या है? ठीक, मैं कल UKSSC के चेयरमैन का स्टेटमेंट देख रहा था ANI पे, 4 पेज कुछ सवाल जो हैं वो उनकी फोटो बाहर आई है। अरे मतलब, और आश्चर्य की बात ये है कि ये जो UKSSC के चेयरमैन हैं, ये उत्तराखंड पुलिस के रिटायर्ड IG हैं। बिल्कुल, ये IPS ऑफिसर रहे हैं, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की होंगी अपने कार्यकाल में, तो इनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश की पुलिस के दौरान और उत्तराखंड की पुलिस के दौरान क्या रहा होगा,
वो आज सारा कटघरे में आ गया। लेकिन इनके इस बयान ने पूरी प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ठीक, एक सवाल भी अगर बाहर आता है तो ये लीकेज है। यहां तो प्रश्न पत्र के पन्ने कुछ बाहर आ गए। बिल्कुल ठीक है। और देखिए दूसरी चीज ये है, इस पूरे प्रकरण में अभी कई तरीके के संशय है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जितने सवाल बाहर आए हैं, जो लोगों तक पहुंचे हैं, जो पृष्ठ जिनकी फोटो बाहर आई है, क्या पता ये एक ट्रैप हो। आज हम उस चीज पे बहस कर रहे हैं क्योंकि हम उसके ट्रैप में आ गए और पता चल रहा है कि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र वहां कुछ और ही उसमें कहानी निकल के आ जाए। ठीक, आएंगे आशीष जी, आएंगे। पुलिस के लोग कटघरे में आ रहे हैं, जांच हो रही है, ठीक है ना, एसओजी की टीमें, एसपीजी की, एसटीएफ की टीमें अपने ही लोगों पर कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक परीक्षा जिसमें इतनी बड़ी चीज हो गई और उसके बाद उसमें सरकार जो है ये कह रही है कि सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पे भाजपा के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि भाई नकल नहीं हुई है। तो क्या ये ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य करवाया जा रहा है क्या? इससे तो यही आभास होता है। जिन बच्चों ने तैयारियां की, साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। पिछले उसमें भी इतना बड़ा हंगामा हुआ, चीजें हुई, बच्चे यहां तक कहने लग गए थे कि, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में खुद हमारे बच्चे कहने लग गए थे कि भाई हमें उत्तराखंड में तो नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता की उम्मीद नहीं है। यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, वहां चीजों में भले पारदर्शिता हो सकती है, हम वहां की तैयारी करते हैं। दोनों जगह भाजपा की सरकार है, ठीक है। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और उत्तराखंड के युवाओं का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश ज़्यादा सुरक्षित है, वहाँ परीक्षाओं में पारदर्शिता होगी, गोपनीयता होगी, लीकेज जैसी समस्या। हालांकि वहाँ भी निकल करके आई थी, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने उसको टैकल किया और उसके बाद युवाओं का दोबारा भरोसा जीतने में वो कामयाब रहे। उत्तराखंड की सरकार युवाओं का भरोसा जीतने में पूरी तरीके से विफल हो गई है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो इसकी जांच करे। ठीक है, लेकिन कुलदीप जी सबसे अहम बात तो मुझे ये लगी कि ये कहना, आपने भी उसी से शुरुआत किया था कि कहाँ पेपर लीक हुआ है, या ऐसे अगर ऑफिशियल पदों पर बैठे लोग अगर ये कहने लग जाएंगे कि सिर्फ एक दो सवाल लीक हुए, तो अपने आप में मतलब फिर तो कोई उम्मीद करना ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप उन लोगों से क्या उम्मीद करेंगे जो ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि एक दो सवाल अगर लीक हुए तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है। राजेश्वर जी ने भी अपने जवाब में सबसे पहले यही कहा था कि कहाँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट है पेपर लीक होने का। तो उसके बाद फिर चर्चा में क्या राजेश्वर जी से मैं पूछती, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। खैर, आशीष जी कुछ कह रहे थे, आशीष जी को सुन लेंगे, उसके बाद राजेश्वर जी मैं आपके पास ही आऊंगी। आशीष जी कुछ बोल रहे थे आप बीच में। मैं थोड़ा सा ये राणा जी की बात में संशोधन करना चाह रहा था कि अगर पेपर लीक मामले में पेपर लीक में केवल एक ही चीज चाहिए कि जो पेपर हुआ है वो बाहर आया है या नहीं आया। आपने कहा कि वो प्रैंक भी हो सकता है, वो झूठ भी हो सकता है, ये आपने जो कहा है ये अपनी आशंकाओं के आधार पे कहा, और हम लोग जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं वो प्रूफ है कि वो पेपर बाहर आए हैं और वो 15-15 लाख में, 20-20 लाख में बेचे जाने की बात भी सामने आ गई है। उसके लाभार्थी और जो लाभार्थी नहीं है वो भी सामने आ गए। जब सब कुछ आपके सामने क्लियर आ रहा है, और मेरा ये कहना है कि जो सख्त कानून बनाने की जो बात कही थी, उस कानून में विसल ब्लोअर, यानी जो सबसे पहले उस मामले को ओपन करेगा या उस मामले में कहीं ना कहीं खड़ा होगा सामने ये बात बताने के लिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का जो प्रावधान बनाया है वह केवल जो पेपर लीक करने वाला गिरोह है उसको बचाने का प्रयास है, ताकि कोई उनकी शिकायत न कर दे। ये जो प्रावधान रखे गए हैं, ये इस कानून की टांग इसलिए तोड़ी गई है ताकि, क्योंकि आप समझिए ना, बिल्कुल सीधी सीधी बात, ये पेपर लीक माफिया भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्हीं के कारण से बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी IAS या किसी अधिकारी की सीधी हिम्मत होगी कि गले में हाथ डालने। आपने एक बात रखी कि इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होगी, JPC बनती है, JPC में क्या ये असर करता है, किस तरह की सलाह नहीं मानते, वो चीजें हैं। ये जुडिशियल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए और इसमें JPC भी शामिल होनी चाहिए,
दोनों सब एक साथ बैठेंगे तो पता लगेगा। लेकिन जो चीज अभी तक जांच में सामने आई है, तो मेरा ये कहना है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसे सील किया जाना चाहिए। उस कार्यालय में जो रहने वाले लोग हैं, कार्यालय चलाने वाले लोग हैं, उनके ऑफिशियल जितने भी हैं, इन सबके मोबाइल फोन के ट्रैपिंग करके उनके सारा डेटा निकाल कर, और जब सर्विलांस से पता लगेगा कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये तब काम सफल हो सकता है। उससे पहले सफल मुझे होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि वर्तमान हालात है। आप ये काम कौन सी एजेंसी कर सकती है, कैसे किया जाता है, ये तय करने की ये सरकार, ठीक है। और अगर ये सरकार तय नहीं करती है तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए UKSSB या किसी भी एग्जाम के विफल होने की जिम्मेदारी 100% भारतीय जनता पार्टी की है। जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं तभी इधर की बात करते हैं, लेकिन जो छात्रों की बात है, एक मुख्य मुद्दा सबसे बड़ा है, जो तो आप स्टूडेंट से फीस वसूलते हैं, जो आप स्टूडेंट से आपकी एजेंसी ने उनके आने जाने का जो खर्चा कराया है, उनकी कोचिंग का खर्चा कराया है, ये सब पैसा रिम्बर्समेंट इमीडिएट करना चाहिए। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता मिलती है। ये जो कांड आपने कराने शुरू किए हैं पेपर लीक वाले, जो लोग पेपर के अभ्यर्थी हैं, उनका पेपर का, उनका फॉर्म भरने का पैसा, उनकी कोचिंग का पैसा, और खास कर उनके आने जाने का पैसा, रुकने का पैसा, ये पैसा आपको रिम्बर्समेंट करना होगा। ये पहली घोषणा मुख्यमंत्री करें, अन्यथा ये सख्त कानून के ढोंग न रचें। और निश्चित रूप से आप सब आरोपी हैं, और उन लोगों के आंसुओं के जो UKSSB से प्रभावित हो रहे हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी चीज ये लोग करने जा रहे हैं। ये केवल धोखा देंगे, जुमलेबाजी करेंगे, भाषणबाजी करेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। इसलिए इसको रिम्बर्स कराना, और बहुत दूर नहीं, जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की तनख्वाह काटी जाए। जब तक इन पर आर्थिक दंड शुरू नहीं होगा, जब तक इनको जेल की सलाखों के पीछे रखा नहीं जाएगा, ठीक है, जब तक जांच नहीं होगी, तो तब तक ये ऐसी खरीद फरोख्त चलती रहेगी पेपर की। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। देवचंद जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। राजेश्वर जी मुझे लगता है जरूर आपसे जुड़ा ही होगा, इसलिए मैं पहले उनको सुनती हूँ, फिर आपके बाद में आती हूँ। आपसे मैं जरूर विनती करूंगी कि आप इन लोगों के सवाल सुनते रहिएगा, क्योंकि इनके ही जवाब आपको देने हैं। देवचंद जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी बिल्कुल, मैं कह रहा था, जो मेरा दावा था, जो मैंने कहा था कि 25,000 नौकरी में श्वेत पत्र दो। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी उत्तराखंड में जो प्रकरण है, पोस्टमैन आप भी गर्मा जी आप भी समझ सकते हैं, पोस्टमैन हमारे उत्तराखंड में ऐसा चाहिए कि अगर वो चिट्ठी लेकर आता है तो हमारी दादी माँ, हमारी कभी वाइफ भी ये कहती है बेटा पढ़ ले। अब जो उसमें गर्भवाली के वो आते हैं, अगर कोई पोस्टमैन आज की डेट में अगर यूं और स्यूं का मतलब बता दे या लिख के दे दे, तो मैं तब भी आपका जो मैं बोल रहा हूँ पैनोलॉजी या बीजेपी के जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये क्या था, जो अभी जो परीक्षा का सिस्टम आ गया है कि गोले बनाओ, जो प्रपत्र चेंज हो गए हैं, उसमें स्पष्ट कह रहा है जो हाकम सिंह का गुट है कि आप जो नहीं आता उसको छोड़ दो, मतलब गोले हम बना दें। कहने का तात्पर्य ये है, अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि अगर हमने किसी चीज ने, आपने अलीगढ़ का ताला बना दिया घर पे लगाने के लिए, तो इन लोगों ने कानपुर का कट्टा बना दिया उसको तोड़ने के लिए, और इनके पास सब कुछ उसका संबंध है कि कैसे क्या करना है। और अभी जो आशीष जी कह रहे हैं, वास्तव में जब जांच शुरू होगी तो न केवल बीजेपी के बल्कि जो UKSSB के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं और जो सचिव हैं, उनको तुरंत प्रभाव से पदमुक्त करके हटाया जाए। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती वो बीच में दखल अंदाजी न करें। और बीजेपी के तो हर एक कार्यकर्ता को आपको संबंध करना चाहिए इस संबंध में, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। बाकी बात में पैनोलॉजी के जवाब बनने के सुनने के बाद सुनूंगा। ठीक है, चलिए पैनोलॉजी आपने सभी को सुन लिया होगा। राजेश्वर जी, मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप देवचंद जी के ही सवाल का जवाब दें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अभी श्वेत पत्र मांग लिया जाए तो जिनका नाम सामने आ रहा है पेपर लीक मामले को लेकर, उनके ही सबसे ज्यादा नुमाइंदों की नौकरी होने की बात सामने आएगी। मतलब समझ रहे हैं आप? आप सबसे पहले दीपचंद की बात कर लेते हैं। RTI आपके पास है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके पास, आप कुछ मेहनत थोड़ी सी कर लिया करिए कि सिर्फ सरकार से नहीं, सरकार तो पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है। हर आदमी का लेटर आता है, हर आदमी के पास लेटर पहुंचता है, तो RTI में आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। उसमें किसी सरकार के श्वेत पत्र की जरूरत नहीं है। जो आप हर चीज़ पे ऐसे श्वेत पत्र मांगने लग जाएंगे, हर चीज़ पे मुझे नहीं लगता आप अपना होमवर्क नहीं करना चाहते। आप हर चीज़ को एक क्या बोलते हैं उसको, एक थ्योरी क्रिएट करना चाहते हो, ऐसा लगाना चाहते हो जैसे बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हो आप। सिंपल सी बात है, आप श्वेत पत्र की जगह एक RTI लगाइए, एक एक आदमी का नाम पूछिए, एक एक का पता पूछिए और एक एक का एड्रेस पूछिए, एक एक की इंक्वायरी कीजिए। आप स्वतंत्र हैं और कम फॉरवर्ड हुई विद प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के। सिर्फ परसेप्शन मत बनाइए। एक
वो जैसे चिंगारी लगाने वाला काम मत कीजिए, आप पूरा उसका रिजल्ट लेकर के आइए। ये रिजल्ट है, ये जो काम करने का तरीका होता है। आप काम करने के तरीके से सिर्फ डिबेट करने के तरीके पे न जाएं। एक इनका खत्म। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। हमारे प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता सैनी जी, देखिए एक तो ये नेपाल की बात करने लग गए हिंदुस्तान में, और ये मुझे लगता है कि शायद इन्हें संविधान पे भरोसा नहीं है। और कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है, आशीष जी, आशीष जी प्लीज, आशीष जी उनको बोलने तो दीजिए। आशीष जी आप अगर बीच में बोलेंगे तो वो फिर बोल नहीं पाएंगे। इनको किसी चीज पे भरोसा नहीं है। हाँ। इनकी अगर आप बातों का जवाब देने लगेगा तो उसका कोई अंत नहीं है। ये खुद ही कंप्लेनेंट है, ये खुद ही इंक्वायरी एजेंसी बनना चाहते हैं, ये खुद ही उसका जो है। अच्छा राजेश्वर जी, अच्छा राजेश्वर जी सुनिए, राजेश्वर जी आप सुनेंगे फिर अब आप बोलते ही जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। राजेश्वर जी आप कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो आपके विपक्षी हैं, सिर्फ इतना मतलब इससे आपको ये फायदा नहीं मिल जाता कि अगर वो सही बात भी उठाएंगे तो आप गलत बोलेंगे। बिल्कुल गलत बात है, बात गलत तरीके से बात कर रहे हैं कि गलत तरीके से उन्होंने कोई बात नहीं की। आज मैं कभी भी उनके समर्थन में ऐसे नहीं बोलती। उन्हें भारत के संविधान पे भरोसा नहीं है। एक बात समझते चलिए, ये जो इनकी संविधान की दुहाई आप मत दीजिए। आपकी पार्टी जब सत्ता में उस दौरान अफसर किस तरीके के बयान दे रहे हैं, अभी वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी को आपने सुना, कैसे आखिर ये चीज संभव है? इनकी बात करनी नहीं, क्योंकि वो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, तो आपको ये मौका नहीं मिल जाता कि आप उनकी हर बात को गलत ठहराते रहेंगे। गलत बात है, आप उनको छोड़ दीजिए, आप उनको कोर्टी मत कीजिए। सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों के बारे में आपने कभी सोचा? एक बात आपने बोली, वो भी आपके लिए विरोधी हो गए। सब विरोधी हैं। कर लेता हूँ पूरी भाजपा संलिप्त है। ठीक है आशीष जी आप अगर बोलेंगे तो वो खुद एक्सपोज नहीं होंगे। आशीष जी प्लीज, आशीष जी उनको खुद अपने जवाबों से एक्सपोज होने दीजिए। आपके घर के बच्चे भी हो सकते हैं। चलिए आशीष जी प्लीज फिर आप उसी चीज पर आ गए ना। आशीष जी मैं आपसे विनती करती हूँ सर चुप रहिए। वो बोलेंगे, आप वो अपने ही जवाब से एक्सपोज हो रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। प्लीज राजेश्वर जी आप बोलिए जल्दी से। हाँ देवचंद जी आएंगे प्लीज, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। बात कंप्लीट करने दीजिए। चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए सर। हाँ अब आप जो इनकी जो बातें हैं, मैंने आपको इनकी बात का जवाब दे दिया। वरिष्ठ पत्रकार जी कहते हैं कि प्रैंक होगा या नहीं होगा, तो बात मैं समझ रहा हूँ। आप इल्जाम लगाने के लिए कुछ भी, तो मैं वही आपको बता रहा था कि आप परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। लेट इट, एसआईटी फॉर्म की गई है ना। तो ये जो अफसर वाला बयान है ये हवा में बता रहे हैं कुलदीप जी। अगर कोई सुनिए राजेश्वर जी, रुकिए आशीष जी प्लीज आप लोग बीच में मत बोलिए। सब लोग एक साथ बोलते हैं, आवाज नहीं आती। राजेश्वर जी आप लोग जाइए। कुलदीप जी आपका कोई अंत नहीं है। कुलदीप जी, राजेश्वर जी शांत हो जाइए। आशीष जी प्लीज, नहीं आशीष जी प्लीज रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास। कुलदीप जी आप सुन रहे हैं ना? कुलदीप जी आप बोलिए। देखिए राजेश्वर जी उसी बात पर आ गए कि अभी कोई ऐसी बात नहीं सामने आई कि पेपर लीक हुआ। आपने एक बयान कोट किया एक अफसर का, वो बयान क्या हवा में दे दिया गया? देखिए मैं बयान की बात नहीं कर रहा हूं। राजेश्वर जी आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। नहीं आप सारी चीजों को डिक्लाइन कर देंगे, ऐसे कैसे चलता रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही बता पाएगा कि पेपर लीक हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, आपके ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बच्चे बैठे रहेंगे। चलिए कुलदीप जी आप बोलिए, जल्दी से। हो गया राजेश्वर जी आपका, प्लीज अब शांत रहिए। कुलदीप जी आप बोलिए। देखिए वही चीज है ना कि आप एक्सेप्ट करने कोई मतलब मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं? तो आप बोले हम एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। ये बिल्कुल ऐसी बात हो रही जिस भाषा को समझते हैं। आशीष जी प्लीज, आशीष जी आप रुक जाइए, मैं इसके बाद आऊंगी। प्लीज सर बीच में मत बोलिए, आपसे विनती है सर। कुलदीप जी आप बोलिए। देखिए उत्तराखंड में खैर यहाँ ये जो स्थिति बनी हुई है ना, आपके घर में चोरी होती है जी, आपका सामान चोरी हो गया, लेकिन जब तक पुलिस ये ना कहे कि आपके घर में चोरी हुई है, हाँ। वो आपकी चोरी नहीं मानी जाएगी। यही हालात यहाँ पर हो रहे हैं। चाहे आपका कितने भी लाखों का करोड़ों का सामान चला गया हो, पूरा घर लुट गया हो, लेकिन जब तक पुलिस या शासन प्रशासन नहीं कहेगा कि आपके घर में चोरी हुई है, आपके घर में डकैती हुई है, तब तक वो ऑफिशियली माना नहीं जाएगा। क्या मजाक की बात है ये? क्या मतलब अजीब सी बात हो रही है।
सर कहते हैं 35 मिनट के भीतर 3 पेज बाहर आ जाते हैं। हाँ ठीक, अरे भैया कल के दिन जनता के प्रति जवाबदेह बनो ना। हम तो लॉजिक के साथ कह रहे हैं आपसे, आप आओ चर्चा करो। ठीक, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं जो मैं हवा में बात कर रहा हूं, ठीक है, या मैं कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूं मैं जो हवा में बात कर रहा हूं। मैं कोई बात कह रहा हूं, उसके पीछे तथ्य हैं, तर्क हैं। जब तथ्य ना तो तर्कों के साथ बात करते हैं। आशीष जी देखिए अभी सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। यही हम तर्कों पर बात कर रहे हैं ना कि आप आइए बताइए ना, अगर ये लीक नहीं है तो कैसे है। एक दिन पहले आपने हाकम सिंह को अरेस्ट कर लिया। हाकम सिंह 12 से 15 लाख रुपए में पेपर की डील कर रहा है। कैसे डील हो रही है भाई? कहीं ना कहीं से तो उसके पास कुछ ना कुछ तो चीजें हुई होंगी। और ये अब आपको बताना है कि आपने उसको अरेस्ट किया तो उसके पास से क्या मिला आपको, ये लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं है। वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा ना कि आप तर्कों पे बात कर रहे हैं और उनको कोई तर्क ना सुनना है ना तो रखना है। वो सीधा कह रहे हैं कहाँ अनाउंसमेंट है। मतलब सर राजेश्वर जी बड़ी मतलब मजबूरी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बेशर्मी की भी कोई हद होती है। अपराध हो गया, जब तक FIR नहीं होगी आप कह देंगे हुआ ही नहीं। आपके कहने से नहीं होगा, ये अभ्यर्थी पागल हैं। ये नहीं कि हम एक चीज घर से सोच के आए वही हम बोलते जाए। अरे सोच के नहीं आए, मेरे सोचने आपके सोचने से सच नहीं बदलेगा। मैं कुछ भी बोलने लग जाऊं, आप कुछ भी बोलने लग जाएं, सोचने से क्या इतना ही काफी है? आप किसी सब अंधे और सिर्फ आपको हमको ही एक ही को नजर आने लगेगा। गलत बातों का परसेप्शन क्रिएट होता है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप सारी बातों को अगर डिक्लाइन कर देंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ही बातें सही हैं। चलिए ठीक है, आशीष जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए जो अभी बहुत सारी बातें आपके चैनल पर रखी गई, रिपोर्ट रखी गई, हाकम सिंह और पंकज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये राजेश्वर पैनुली जी यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? इन्हें तो वहां जाना चाहिए उन्हें छुड़वाने के लिए, और उनको राष्ट्र उत्तराखंड का मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे देना चाहिए। जब आपको दिक्कत आ रही है। अब राजेश्वर जी प्लीज आप बीच में ना बोले प्लीज। राजेश्वर जी सर एक तो आपका रिश्तेदार हो सकता है हाकम सिंह ना। राजेश्वर जी प्लीज शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। राजेश्वर जी शांत रहिए सर प्लीज। दावा करने वाले लोग आप चोरों की पार्टी बन गए। आशीष जी और राजेश्वर जी दोनों लोग शांत हो रहे प्लीज सर। चलिए देवचंद जी को सुनते हैं। आशीष जी और राजेश्वर जी दोनों लोग शांत रहिए प्लीज, क्योंकि आप लोग सिर्फ आपस में डिबेट करने लग जाते हैं। मैं बार बार कहती हूँ एक एक करके बोलिए, मगर आप लोगों को समझ में नहीं आती वो बात। देवचंद जी आप बोलिए। नहीं आशीष जी मैं बिल्कुल, आप हर बार बीच में भी बोलते हैं और यही वजह है कि आपके बोलने पर दूसरे बीच में बोलते हैं। प्लीज सर। आया वही कारण मुझे भी आया। ठीक सर, ठीक। अब आशीष जी अब रुक जाइए। आशीष जी अब रुक जाइए और राजेश्वर जी बीच में आप भी मत बोलिएगा सर प्लीज, विनती है आपसे, इस चीज को समझिए। देवचंद जी आप बोलिए जल्दी से। मैं माफी चाहता हूं, एक सेकंड के लिए मैं सब्जेक्ट से बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूं कि प्रकरण सिर्फ ऐसा आ रखा है। मैं माननीय पैनलिस्ट जी से ये पूछना चाहूंगा कि वो बीजेपी में 2014 से हैं या 14 के बाद हैं। अगर 14 से हैं तो उनको पता होगा कि नन्ही परी के लिए जब ये केस हुआ था तो कांग्रेस की सरकार बीजेपी ने पूरा हल्द्वानी में बहुत फुदक रहे थे। आज उनके मम्मी पापा पूछ रहे हैं कि वो बीजेपी कहाँ गए होंगे जो 2014 में फुदक रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट भी आज वैसा ही है, क्योंकि आज हाकम सिंह पकड़ा गया है, इसलिए कोई भी बुरी बात बोलता है तो इनको बुरा लगता है। अगर उसमें कोई और बीजेपी के अलावा उसमें कांग्रेस, यूकेडी या अन्य स्वाभिमान मोर्चा किसी का और होता तो बीजेपी का जो जीरो टॉलरेंस सामने आता। अदरवाइज आज की डेट में तो सारा जीरो उनका खत्म है और टॉलरेंस अपनी जगह पर रुका पड़ा हुआ है। इन्होंने कोई काम नहीं करना। मैंने सिर्फ इतना बीच में कहना था, बाकी मैं अपने टर्न पर कहूंगा जब आप मुझे मौका देंगे। ठीक है कुलदीप जी कुछ कहना चाहेंगे आप सर? मतलब कहते हैं ना अति हो जाना, और शायद मुझे इस पूरे मामले में वही नजर आती है। स्वीकार ही नहीं करेंगे जब तक आप, तब तक उसके बाद चर्चा का मतलब आप होता ना कि एक शख्स ने स्वीकार ही नहीं किया कि उसने अपराध किया है तो फिर उसके बाद उससे क्या सवाल किया जाए, या अपराध हुआ है, अपराध किया है कहना भी चलिए अलग हो गया। हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण ये है, मैंने आपसे कहा ना कि अगर जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा तो तब तक क्या चोरी नहीं मानी जाएगी, हत्या नहीं मानी जाएगी क्या? ठीक है, महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त प्रदेश के युवा क्या सोच रहे हैं जो आज सड़कों पर हैं। उनको अपने भविष्य को लेकर के उनकी क्या सिक्योरिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के प्रति
जो अविश्वास पनपा था, जिसके खिलाफ कड़ा नकल कानून लाने की बात हुई थी, ठीक है ना, आज वही अविश्वास दोबारा से सरकार के खिलाफ पैदा हो गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यवस्थाओं को फुल प्रूफ बनाने में सरकार अभी भी फेलियर साबित हुई है। ठीक, अगर सरकार के इतने तमाम दावों के बावजूद भी अगर पेपर की कॉपी आधे घंटे में बाहर आ गई तो कैसे बाहर आ गई? 35 मिनट के बाद पेपर की कॉपी बाहर आ जाती है, ठीक है, 1-1.5 घंटे के बाद जो है लोग व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे पूरा पेपर सर्कुलेट होने लगता है। और ये आज से थोड़ी हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। आपने खूब तालियां बटोरी ये कह के कि हमने पेपर माफिया, लीक माफियाओं पर एक्शन लिया, तो फिर ये एक्शन है तो कैसे आपको सराहा जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब कानून बना था उस कानून को पढ़ करके हमने भी उसकी प्रशंसा की थी कि भाई कानून में ठीक, कानून अच्छा बना है, मजबूत कानून बना है, लेकिन व्यवस्था कहां बनी है? व्यवस्था मजबूत तो व्यवस्था को बनाया जाना चाहिए था ना। पेपर लीक तो व्यवस्था के बिना, कुलदीप जी, व्यवस्था मजबूत के बिना संभव ही नहीं हो सकेगा कि अभ्यर्थियों के भविष्य को आप सुरक्षित कर सके, क्योंकि जब तक आप कम से कम स्वीकार तो करिए। और दूसरा बात, यहाँ तो स्वीकार करने की बात नहीं है। हाकिम सिंह वाले मुद्दे में भी आप देखिए, गिरफ्तारी हो गई, क्यों हो गई? अगर आपको आशंका नहीं थी तो उस पर भी सवाल उठ सकते हैं, लेकिन आप ये स्वीकार करने को नहीं तैयार है कि पेपर लीक हुआ है। चलिए, उम्मीद यही है कि कम से कम सरकारें सीखेंगी, क्योंकि आप XYZ कुछ भी करते जाएंगे और विरोधी या विपक्षी या जो आम जनता अभ्यर्थी हैं, अगर ये भी कुछ ना बोले तो आपको लगता है कि चीजें हुई नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातें करने के लिए। तो पेपर लीक पर सवाल और सड़कों पर बवाल देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों में नाराजगी है कि आखिर उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा उन्हें क्यों नहीं मिलता, क्योंकि लगातार पेपर माफिया, लीक माफिया एक्टिव हैं और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी लगातार होता जा रहा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।